यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट डिस्कस किया था। चलो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जिंग सेक्शन जो है वो है 22, जिसमें टोटल 3 कंडीशंस दिए हैं। कंडीशन नंबर 1, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपरटिनेंट देयरटू। Second condition, person earning income should be owner of the property, and last, owner should not use property for business and profession. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को वेकेंट प्लॉट से रेंट आ रहा है, रेंट फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट, तो वो जाएगा अदर सोर्स में। सब लेटिंग से जो आपको इनकम आती है वो भी अदर सोर्सेस। आपको ये हेड में टैक्स लगता है जिस ईयर में रेंट ड्यू हो जाएगा, ड्यू बेसिस पे टैक्स लगेगा। फिर हमने फॉर्मेट से स्टार्ट किया था। फॉर्मेट में एलओपी, एसओपी एंड डीएलओपी। एलओपी में फर्स्ट इज जीएवी। जीएवी में से क्या माइनस करोगे? ड्यू बेसिस पे के पेमेंट, लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स अभी भरा मिलेगा और फ्यूचर का अभी भरा तो मिलेगा। अच्छा, पे कौन करना चाहिए? ओनर के टेन। फिर क्या मिलेगा अपने को? एनएवी। उसमें से 2 खर्चे मिलते हैं, 24A एंड 24B। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी एंड 24B इज इंटरेस्ट ऑन लोन। आया याद आपको? फिर उसके बाद जीएवी का जो कैलकुलेशन था उसमें नोट नंबर 1 इज़ एक्सपेक्टेड रेंट, जो अपने को मिलेगा 3 चीज़ों को कंपेयर करके। म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर कंपेयर विथ विच एवर इज लोअर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 इज एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। स्टेप नंबर 3 में जीएवी अगर वैकेंसी नहीं है तो GAV is 1 or 2 whichever is higher, एंड अगर वैकेंसी है तो स्टेप 2 में आप वैकेंसी रेंट को ऐड करो और चेक करो कि टोटल कितना रेंट मिलता आपको। अगर वो अमाउंट ज़्यादा है या इक्वल है तो स्टेप नंबर 2 इज़ योर GAV, नहीं तो स्टेप नंबर 1 इज़ योर GAV। सेकेंड SOP। SOP में स्टार्ट होता है फॉर्मेट फ्रॉम NAV। NAV क्या लेना है? तो एक ही चीज़ आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो माइनस करो, फाइनल आंसर नेगेटिव। और वो नॉट अलाउड अंडर 115 BAC, बट ऑप्शनल में मिलेगा। मैक्सिमम आप कितनी एसओपीज रख सकते हो? 2 से ज़्यादा रखी तो डीएलओपी हो जाएगा। डीएलओपी का फॉर्मेट इज सेम एज एलओपी, बस डीएलओपी में तुम्हें रेंट मिलेगा नहीं, तो देयरफॉर योर एक्सपेक्टेड रेंट बिकम्स योर जीएवी। आया याद? चलो, उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। आपको हम इंटरेस्ट माइनस करने देंगे इफ लोन इज टेकन फॉर सी कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, एक्विजिशन। याद आया? ड्यू बेसिस पे मिलेगा। ब्रोकरेज एंड कमीशन पे किया, नहीं मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, नहीं मिलेगा। न्यू लोन लिया टू रीपे ओल्ड लोन, मिलेगा। फिर उसके बाद एलओपी और डीएलओपी में कोई लिमिट नहीं है, बट एसओपी में कंडीशंस है। अगर सेटिस्फाई हुई तो मैक्सिमम, और नहीं हुई तो 30,000। 4 कंडीशन थी। पहला, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर। Loan should not be taken for construction and acquisition should be completed within from the end of the year in which loan is taken। जिस साल में लोन लिया पहले वो साल के, और वहाँ से, और लास्ट में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किया था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। उसमें जो भी इंटरेस्ट आप कंस्ट्रक्शन होने से पहले पे करोगे
तो वो टाइम पे हम आपको जो इंटरेस्ट है प्री कंस्ट्रक्शन की माइनस करने देंगे जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके बाद, और हम आपको एक झटके में माइनस नहीं करने देंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब इसमें लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दिया होगा, मेन था कैलकुलेशन ऑफ पीरियड और ड्यूरेशन। स्टार्ट कब होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, डेट ऑफ टेकिंग लोन लेटर, एंड आपका कंस्ट्रक्शन कब एंड हो जाता है ऐसा इनकम टैक्स में लिखा है, जब खत्म हुआ उसके पहले जो 31 मार्च गया तब। मैंने एक लाइन याद रखने बोली थी आपको कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो साल के इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करते, कहने से सारे इंटरेस्ट पोस्ट में ले लेते हैं। आया याद? चलो अब हाँ, अगर आपका इंटीरियर और सब काम करवाना बाकी है तो जैसे ही वो सब काम खत्म हो जाएगा ना उसके बाद की इंटरेस्ट हम कंसिडर करेंगे। आप जब वो प्रॉपर्टी रहने के लिए पॉसिबल हो ना तब से, मतलब आप रह सको वो प्रॉपर्टी में। चलो अब ध्यान देना, मैंने आपको बोला था ये चैप्टर में 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक वेकेंसी रेंट करके था, एक लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, बेसिकली इंटरेस्ट वाला पार्ट। अब आज मैं आपको थर्ड पार्ट करवाने चाह रहा हूँ। अब ये थर्ड पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अपने सामने वो कहीं ना कहीं ये वाले ही पार्ट से आने वाले हैं। मतलब ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर रहेगी, जो अपन ने डिस्कस किया वो तो है ही, बट ये चीज़ तो रहेगी ही। अब ये चीज़ है क्या? तो इट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी या तो एलओपी होगा या तो एसओपी। प्रॉपर्टी कभी डीएलओपी नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी कैन बी आइदर लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ, अगर आपके पास 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो डीएलओपी का कॉन्सेप्ट आता है। सो प्रॉपर्टी कभी भी पहले से डीएलओपी नहीं होता, या तो प्रॉपर्टी या तो एसओपी। सो आज हमें क्या पढ़ना है कि प्रॉपर्टी पे एलओपी प्रोविजंस कब लगेंगे और प्रॉपर्टी के ऊपर एसओपी के प्रोविजंस कब लगेंगे। प्रॉपर्टी पे एलओपी के प्रोविजंस कब लगेंगे एंड प्रॉपर्टी पे एसओपी के प्रोविजंस कब लगेंगे, वो हमें पढ़ना है। अब है ना, एक डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन इन्होंने एसओपी का दिया है। तो अगर प्रॉपर्टी डेफिनेशन के अंदर फॉल हो गई तो वो एसओपी मानी जाएगी, नहीं हुई तो फिर वो एलओपी। और अगर जो डेफिनेशन दी है उसमें 3 प्रॉपर्टीज फॉल हो गई तो तीनों को हम एसओपी बोलेंगे, लेकिन फिर टैक्स पर्सपेक्टिव से 2 एसओपी होगी और एक डीएलओपी हो जाएगी। सो मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको, पहले तो दिमाग में ये डालो कि प्रॉपर्टी कभी डीएलओपी नहीं होता, या तो प्रॉपर्टी लेट आउट होता है या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 3 या 3 से ज्यादा है तो डीएलओपी का कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो एसओपी का डेफिनेशन दिया हुआ है। किसका डेफिनेशन दिया है? एसओपी में फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा है? फर्स्ट पार्ट कि समझो देयर इज वन प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है एंड दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। अगर ये प्रॉपर्टी क्या है बोलो? सेल्फ ऑक्यूपाइड है थ्रू आउट द ईयर, मतलब 365-366 डेज दिस प्रॉपर्टी वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय यू, तो हम इस प्रॉपर्टी को एसओपी कंसिडर करेंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, समझो देयर इज वन प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट फिर क्या हुआ? फिर ओनर जो है ना, ओनर वो ये प्रॉपर्टी में वेकेंट रखा उसने, वेकेंट। बट वेकेंट क्यों रखा? क्योंकि उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट
इज एट सम अदर प्लेस, मतलब समझो कि उसका जॉब में कहीं पे ट्रांसफर हुआ था या वो अपना बिजनेस कहीं और स्टार्ट कर रहा था, ये रीजन के वजह से वेकेंट है। और जब वेकेंट है तब उसने भाड़े पे नहीं दिया, प्रॉपर्टी बंद पड़ा है, भाड़े पे नहीं दी है, प्रॉपर्टी बंद पड़ा है। ऐसी प्रॉपर्टीज को भी आप एसओपी कंसिडर कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट आपके बाद जो अटेम्प्ट आने वाली है जैन के बाद, उसमें तो उन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टी बंद है, रीजन की भी जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी बंद होगी तो भी हम एसओपी मानेंगे। ये जो रीजन है ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हटा दिया उन्होंने। बोला कोई भी रीजन के वजह से प्रॉपर्टी बंद हुई, पर प्रॉपर्टी बंद होनी चाहिए, भाड़े पे नहीं जानी चाहिए वो टाइम पे। एंड थर्ड समझो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का कोई एक ऐसा पार्ट है, जैसे 30% एरिया, 40% एरिया, 50% एरिया, which is self occupied throughout the year, then this part is considered as SOP। पार्ट पे हम SOP प्रोविजंस लगाएंगे, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी 1, 2 और 3 कहीं पे भी फॉल हुई तो आप उसको SOP मानेंगे, एंड अगर यहां पे फॉल नहीं हुई तो वो LOP। अब मैं आप लोगों को 5 एग्जाम्पल्स दूंगा, पहले आप आइडेंटिफाई करना सीखो कि प्रॉपर्टी LOP है कि SOP है, पहले उतना ही सीखते हैं, फिर उसी के अंदर और भी चीजें डिस्कस करेंगे, और लास्ट में और एक एग्जाम्पल ऐड करूंगा। सो टोटल 6 एग्जाम्पल्स हैं, पहले 5 एग्जाम्पल्स समझते हैं। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 1, समझो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, 9 months this property was self occupied, 3 months this property was let out। देखो एक प्रॉपर्टी है जो 9 months आप रहे और फिर आपने 3 महीना भाड़े पे दे दी प्रॉपर्टी। सी मेरे को है ना, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है कि 12 महीने रहे तो 12 महीने एसओपी है, 12 महीने लेट आउट है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रॉपर्टी का नेचर स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। अब इधर हम कौन से प्रोविजंस लगाए? अब तुम से को देखो ना, 9 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 3 महीना लेट आउट है, अब क्या समझे हम ये प्रॉपर्टी को? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एसओपी को डिफाइन कर दिया है। बोला कि अगर तुम प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई रखोगे थ्रू आउट द ईयर तो हम एसओपी मानेंगे, ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है। या फिर प्रॉपर्टी बंद है बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट सम अदर प्लेस, तो भी हम एसओपी मानेंगे। या कोई पार्ट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है थ्रू आउट द ईयर तो वो पार्ट को हम एसओपी मानेंगे। अब यहां पे मुझे बताओ, क्या ये वाली प्रॉपर्टी अब ऊपर वाले तीनों केस में कहीं पे भी फॉल हुई? नहीं। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है पता है? गवर्नमेंट बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कि हम तो मान रहे हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज नाउ लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या है ये? अब ये चीज, ये जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब गवर्नमेंट ऐसा मान रहा है कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months, खत्म। हम इस पे ऐसा नहीं है कि 9 महीने एसओपी के प्रोविजन लगाएंगे, 3 महीने, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। या तो प्रॉपर्टी एलओपी होगा या तो एसओपी, खत्म, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? सो अभी ये प्रॉपर्टी पे क्या कौन से प्रोविजंस लग जाएंगे? एलओपी के। मतलब ये प्रॉपर्टी में अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? जीएवी, फिर माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। एग्जांपल नंबर 2, समझो एक प्रॉपर्टी है, 364 डेज ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड था। 1 डे के लिए ये प्रॉपर्टी लेट आउट हुआ। बोलो कौन से प्रोविजंस लगेंगे इस पे? लाउडर। पूरे साल हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? एलओपी। ये भी लेट आउट, ये भी लेट आउट। आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो थर्ड एग्जांपल। समझो एक प्रॉपर्टी है,
ये प्रॉपर्टी 6 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, 3 महीने के लिए लेट आउट थी, और बाकी के जो 3 महीने बचे उसमें वो वेकेंट थी। वेकेंट मतलब आप ओनर टेनेंट ढूंढ रहे थे बट आपको कोई टेनेंट मिला नहीं यहां पे, तो इस पे हम कौन से प्रोविजंस लगाएंगे? एलओपी के। मतलब गवर्नमेंट ऐसा ही समझता है कि ये प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स। अरे गवर्नमेंट बोल रहा है तुम्हें अगर एसओपी चाहिए, एक तो एसओपी में तुम्हें समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को बहुत पिंच होता है क्योंकि गवर्नमेंट का नुकसान है एसओपी। तो तुम्हें अगर एसओपी चाहिए ना तो तू 12 महीना सेल्फ ऑक्यूपाई रख। तू बोलेगा कि 2 महीना लेट आउट और 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड फिर लेट आउट, ये सब नहीं, हम फिर एलओपी समझ लेंगे पूरे साल। मतलब हमारे लिए प्रॉपर्टी में ऐसा बाइफर्गेशन होगा ही नहीं कि आधा टाइम एलओपी आधा टाइम, या तो पूरे साल एलओपी या तो पूरे साल एसओपी। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल, केस बराबर से समझना। देयर इज वन प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी में 30% एरिया इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर एंड 70% एरिया इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 10 months एंड इट इज लेट आउट फॉर 2 months। बोलो अब ये प्रॉपर्टी पे कौन से प्रोविजंस लगेंगे? 30% पे एसओपी के प्रोविजंस लगेंगे एंड 70% पे एंड 70% पे एलओपी। बराबर। फिफ्थ एग्जाम्पल, समझो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में ग्राउंड फ्लोर है एंड फर्स्ट फ्लोर है, बोथ द एरियाज आर इक्वल, ग्राउंड एंड फर्स्ट। ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर एंड फर्स्ट फ्लोर is self-occupied for 6 months and let out for 6 months. फर्स्ट फ्लोर पे कौन से प्रोविजन एंड ग्राउंड फ्लोर पे एसओपी। पहले तुम्हें इतना समझा, अब सिक्स्थ केस भी है बट वो बाद में देखते हैं पहले। अब आपने बोला कि ये फर्स्ट केस में एलओपी के प्रोविजंस लगेंगे, इधर भी एलओपी इधर भी एलओपी। तो जब एलओपी के प्रोविजंस लगेंगे तो अब हमें सब जगह पे क्या निकालना पड़ेगा? जीएवी। और जीएवी के लिए हमें नंबर 1 चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट, नंबर 2 हमें चाहिए एक्चुअल रेंट। बराबर, तो जीएवी निकलेगा। चलो अब अपना ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे उसमें अपने को सीखना है कि जीएवी कितना, मेन तुम्हें वही समझना है अभी सब में। चलो समझो, अब मैं अगर आपको बोलूं कि यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड इज 12 lakhs, मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी भाड़े पे गया तो 12 लाख रुपया रेंट आएगा। बराबर। एंड योर एक्चुअल रेंट is 1.1 lakh per month। चलो अब आप सोच के बताओ ये वाले केस में आपका जीएवी क्या होना चाहिए? सोच के बताना जीएवी क्या होना चाहिए? कितना? 3,30,000। और कोई आंसर? $13,20,000। एक आंसर है 3,30,000, एक है 13,20,000। और कोई आंसर? ओके कैसे आया 3,30,000 आपका मैडम?
तो स्टेप 1 में कितना लिया आपने और स्टेप 2 में? तो वो 12 लाख और 3,30,000 में हायर क्या आएगा? वैकेंसी है किधर? वैकेंसी है क्वेश्चन में, पहले मुझे वो बताओ। तो फिर आप वैकेंसी का स्टेप 3 क्यों कर रहे हो फिर? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे क्या? क्यों डीम्ड करोगे जब क्वेश्चन में लिखा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है 9 मंथ्स और 3 मंथ्स लेट आउट है, तो वाई यू विल अज्यूम कि वैकेंसी इज देयर? आप खुद रह रहे हो और भाड़े पे दिया है, समझ रहे हो आप? पहले तो वैकेंसी तो समझो ही मत। क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड तो आप उसको वैकेंसी नहीं समझ सकते। चलो और कोई आंसर? अभी 13,20,000, उसके अलावा कोई? अभी भी कोई 3,30,000 आंसर? ओके, 13,20,000 आप लोगों ने कैसे किया? स्टेप नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट इज 12 lakhs. स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट इज 1.1 lakh इंटू 12, 13,20,000. स्टेप 1, स्टेप 2, विच एवर इज हायर. अब मुझे बताओ, आपने मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों किया? 1.1 लाख मल्टीप्लाई बाय, परफेक्ट, गवर्नमेंट बोल रहा है ना ये चीज, तो आप असेसी की रेंट क्यों 12 महीने से मल्टीप्लाई कर रहे हो? गवर्नमेंट ने बोला है कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स. इसका मतलब गवर्नमेंट आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 12 लाख एक्सपेक्ट कर रहा है. तो आप गवर्नमेंट जब आपको बोल रहा है ना कि भाई दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स, ऐसा हम मान रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि आप अपनी रेंट को 12 से मल्टीप्लाई मत करो, हमारी रेंट को 3 महीने में कन्वर्ट मत करना. हम आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 12 लाख हमें चाहिए. अब तुम क्या कर रहे हो? तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 12 से. गवर्नमेंट बोल रहा है तुम अपनी रेंट को 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? हमारी जो रेंट है वो हमें 12 महीने की मिलनी चाहिए, दैट इज 12 lakhs. यू कंपेयर 12 lakhs विथ योर एक्चुअल रेंट, एंड एक्चुअल रेंट इज हाउ मच? 3.3 lakh. 12 और 3.3, विच एवर इज हायर, 12 lakhs. खत्म. सी, जब गवर्नमेंट बोल रहा है ना कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स एज पर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ये बोलना चाहता है कि हमें तुमसे 12 महीने का भाड़ा चाहिए. कितना? 12 लाख. वो हमारे हिसाब से है. तो आप ऐसा समझो कि ये वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है? ये 12 लाख को है ना तुम 3 महीने में कन्वर्ट मत कर देना. 12 लाख इज रेंट फॉर एंटायर ईयर, हमें तुमसे उतना चाहिए. अब तुम्हें कितना मिला वो तुम देख लो. सो हम जब बोलते हैं ना कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months, दैट इज एज पर गवर्नमेंट दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months, तो गवर्नमेंट विल एक्सपेक्ट हाउ मच? 12 lakhs फ्रॉम यू. क्या आपसे 12 लाख मिलना चाहिए उनको, मतलब भाड़ा 12 लाख आना चाहिए. तो अब तुम्हारा इधर स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट 12 लाख आएगा, एंड स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट 3.3 lakh, एंड स्टेप नंबर 3, GAV 12 lakhs. समझा कि नहीं समझा? बाद में तो फॉर्मेट आपको पता ही है, एन माइनस म्युनिसिपल टैक्स, NAV और सब. पहले तो ये 12 लाख तुम्हें समझना है. पहले तुम्हारी रेंट को है ना इधर 13.2 मत करना. तुम प्रॉपर्टी 12 महीना लेट आउट है ऐसा नहीं बोल रहे हो, गवर्नमेंट बोल रहा है. और गवर्नमेंट बोल रहा है इसीलिए ये 12 लाख ही रहेगा, इसको तुम 3 लाख मत कर देना. 3 लाख नहीं तो क्या हो जाएगा? इट इज रेंट फॉर ओनली 3 months. वो भी गलत है. गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमने तो प्रॉपर्टी समझ ही लिया है कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 months, सो हमें आपसे जो रेंट चाहिए दैट इज 12 lakhs. अब तुम्हें जितना मिला वो तुम देख लो. आया समझ में? कुछ भी डिस्कशन करना हो तो बोल सकते हो आप लोग. अभी तो अनफेयर है तो आप रखो ना पूरा टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं रख रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 12 months? रखो 12 महीना, लेके जाओ SOP का बेनिफिट. हम किधर मना कर रहे हैं?
बट आप अगर ऐसा बोलोगे कि हम एक मतलब 3 महीना लेट आउट रखे और 9 महीना, तो इधर हम प्रपोर्शनेटली प्रोविजन अप्लाई करने नहीं आए हैं. दिस इज लाइक अ पनिशमेंट विच इज गिवन टू अस, ऐसी यू कैन से. मैं तुम्हें चाहिए एसओपी रखना है, तुम्हें एसओपी का बेनिफिट चाहिए तो रखो 12 महीना लेट आउट. तुम ऐसा बोलोगे हम इनकम भी कमाएंगे और सेल्फ ऑक्यूपाई भी रखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. आ रहा है समझ में कि नहीं समझा? कुछ भी और डाउट हो तो आप बोल सकते हो. पक्का? क्योंकि इसमें तुम्हें कहीं पे भी डाउट रह गया ना तो सारे सम्स में डाउट रहेगा फिर, क्योंकि अब सारे तुम देखोगे तो सारे सम्स ऐसे ही आने वाले हैं अभी. हाँ बोलो सर. क्यों निकालना मतलब? हाँ अच्छा, अगर तेरा समझ के एक्चुअल रेंट, ये महीने का एक्चुअल रेंट 5 लाख होता तो, और गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड रेंट 12 लाख होता तो फिर निकालो ना. समझा? और कुछ क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड केस देखो आप लोग. आपका एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे 12 लाख है और आपका जो एक्चुअल रेंट है वो है समझो 5,000 रुपीज पर डे. एक ही दिन तो भाड़े पे दिया है आपने. अब मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट कितना लिखूं? 12 लाख लिखूं? स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट कितना लिखूं? 5,000. स्टेप नंबर 3 जीएवी कितना? 12 लाख. आ रहा है समझ में? तुम एक भी दिन अगर वो प्रॉपर्टी को भाड़े पे दे दिया ना तो गया फिर. तो फिर तुम लोग का प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर. आया समझ में कि नहीं समझा? थर्ड केस में भी अपने को लगाना तो एलओपी के ही प्रोविजंस हैं. तो पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट समझो, इधर आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज 12 लैक्स. अब आपका जो एक्चुअल रेंट है समझो, आपका एक्चुअल रेंट इज 1.5 लाख पर मंथ. चलो अब ध्यान से सुनो. पहले तो आप मुझे बताओ स्टेप 1 में कितना अमाउंट लिखूं? एक्सपेक्टेड रेंट कम करने की जरूरत है उसको? नहीं. तो ये आ गया आपका इधर अमाउंट 12 लैक्स. सब लोग अग्री कर रहे हो ये चीज पे? स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट 4.5 लैक्स. अरे इट इज लेट आउट ओनली फॉर 3 months, तो 4.5 lakhs. Step number 3 is step number 2 plus vacancy rent, that will come to, can I say, 9 lakhs. After adding vacancy rent, can I say your expected rent is more than your amount at step 3. So step number 4, your GAV is again 12 lakhs. कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कोई भी केस में. पक्का समझा? अब ये वाला केस समझने जैसा है. एक्सपेक्टेड रेंट इज 12 लैक्स, बराबर. एक्चुअल रेंट इज 1 लाख रुपीज पर मंथ. अब आप मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 में कितना अमाउंट आना चाहिए? $8,40,000 आना चाहिए. एक्सपेक्टेड रेंट 12 लाख इंटू 70%, that is, can I say, 8.4 lakhs. Understand, expected rent is rent of entire property. So if suppose this entire property is given on rent,
देन गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको 12 लाख मिलना चाहिए, बट आपने तो सिर्फ 70% पे ही एलओपी लगाने का है, तो आपको 30% का तो एक्सपेक्टेड रेंट कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। तो 30% हटा दो उसमें से। पहले ये समझा स्टेप नंबर 1। अब आप मुझे अमाउंट बताओ स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा। दैट इज एक्चुअल रेंट अपने को लिखना है। कितना आएगा बोलो। 2 lakhs, 1,40,000, 1,40,000। क्यों 1,40,000? हाँ आप सुनना बराबर से। सुना इसका आंसर पहले क्या आना चाहिए? हाँ 1,40,000 के 2 lakhs। आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। मैं बोल रहा हूं एक्चुअल रेंट इज 1। अरे भाई जब एक्चुअल रेंट ही 1 है तो पूरे प्रॉपर्टी का रेंट थोड़ी हुआ वो रेंट तो कहने से जितने भाड़े पे दिया है उसका ही रेंट मैं बता रहा हूं, जबकि गवर्नमेंट का जो रेंट होगा वो तो पूरी प्रॉपर्टी का होगा। एक्चुअल बोल रहा हूं मैं, तो थोड़ी मेरे को ऐसा होगा कि पूरे प्रॉपर्टी का भाड़ा लेना है और फिर उसमें से 70% मिलेगा। मैं बोल रहा हूं एक्चुअली में इतना मिल रहा है तो ये 70% के लिए ही मिल रहा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 70 करने की जरूरत, ये ऑलरेडी 70% प्रॉपर्टी के लिए ही है। सो ये हो गया 2 lakhs। समझा आपको सर? एंड अब आपका जीएवी कितना आ जाएगा? 8.4 lakhs। समझा? चलो ये वाले केस में 6 months इट इज लेट आउट एंड 6 months वो फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर इज एंटायरली सेल्फ ऑक्यूपाइड। चलो पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 लाख है इसका, एंड एक्चुअल रेंट समझो कि 1 लाख रुपीज़ है पर मंथ। 1 लाख रुपीज़ नहीं लेते अपन, ये 1,10,000 ले लेते हैं। 1,10,000 पर मंथ। पहले तो आप मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 में कितना लिखूं? 1, यस 6 lakhs। आया समझ में? क्योंकि आधा तो एसओपी है। चलो स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट कितना लिखूं? 6,60,000 बराबर 6,60,000। और स्टेप नंबर 3 जीएवी कितना लिखूं? 6,60,000। आया तुम्हें समझ में? आया पक्का? चलो अब मैं जाऊं 6th केस पे। 6th केस, हाँ तो गवर्नमेंट अज्यूम कर रही तो वो तो 12 लाख ही लिखा ना स्टेप 1 में। तो मैंने क्यों कर रहे हैं मतलब? अपन तो ऐड करके चेक करेंगे ना कि अगर अपनी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा हो जाती अगर, तो और तो अपना स्टेप 2 कितना आता? गवर्नमेंट रेंट से अगर ज़्यादा हो जाती तो हमने चोरी नहीं की है, तो ये 12 लाख गवर्नमेंट बोल रहा है कि मिलना चाहिए आपको। अब आपको मिला है 4.5, बट कम रेंट क्यों मिला है? तो वैकेंसी का रीज़न है, बट वैकेंसी इज़ नॉट दी ओनली रीज़न। अगर वैकेंसी ओनली रीज़न होता तो वो अमाउंट 9 lakhs नहीं आता, वो या तो 12 आता या तो 12 से ज़्यादा आता अमाउंट एट स्टेप 3। समझा? अब मैं 6th केस पे जा रहा हूँ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। 6th केस 1 April 2024 ये आपका ईयर स्टार्ट होता है इस दिन से। अब है ना हुआ क्या कि 1 April 2024 से लेके समझो कि 30th जून
24 तक आपकी प्रॉपर्टी है ना, उसका ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कंस्ट्रक्शन तो पहले से ही चल रहा था, ये साल में 3 महीना तो कंस्ट्रक्शन चला है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी रेडी टू यूज कब से हो गई? 1 जुलाई 24 से। 3 महीना ये साल में कंस्ट्रक्शन चला, और फिर जैसे ही तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गई, उसके बाद ये पूरी जो प्रॉपर्टी थी, इसमें से आपने 50% प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई रखा थ्रू आउट द ईयर, एंड बैलेंस जो प्रॉपर्टी थी वो 3 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, 3 मंथ्स लेट आउट थी, और 3 मंथ्स वेकेंट थी। ये बैलेंस 50%। तो 3 महीना कंस्ट्रक्शन चला। ये साल में प्रॉपर्टी आपकी थी ओनली फॉर 9 मंथ्स इनटू एग्जिस्टेंस। उसके पहले प्रॉपर्टी ही नहीं था, और जो 9 मंथ्स था उसमें भी 3 मंथ्स ये एसओपी, 3 मंथ्स एलओपी, 3 मंथ्स वेकेंट, 50% एरिया, बाकी का 50% इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। बोलो अब ये प्रॉपर्टी पे कौन से प्रोविजंस लगने चाहिए? सोच के बोलो। एलओपी, एसओपी के आधा एलओपी आधा एसओपी क्या लगना चाहिए? 50% पे क्या नहीं से एसओपी लगना चाहिए, और बाकी के 50% पे पहले सब लोग ये चीज पे अग्री कर रहे हो? चलो अब मैं तुम्हें दूसरा डेटा दे रहा हूं। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी साल का इज 12 lakhs। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको 12 लाख मिलना चाहिए, एंड एक्चुअल रेंट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इज 1.1 lakh पर मंथ। अब मुझे बताओ, जब आप स्टेप 1 निकालोगे एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि इतना 50% पे आपको एलओपी लगाना है, बाकी का 50% एसओपी है, तो बाकी के 50% का फॉर्मेट एनएवी से स्टार्ट होगा। बाकी ये जो पहला 50% है उसमें एक्सपेक्टेड रेंट कितना लिखूं मैं अभी? बोलो। 12 lakhs। पहले तो डिवाइड बाय 2 तो कर ही सकता हूं मैं। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना इधर। दिस इज एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर एंटायर प्रॉपर्टी इफ इट इज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर। 3 महीना तो तुम्हारे पास जब प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो तुम भाड़े पे भी तो नहीं दे सकता है ना। तो गवर्नमेंट वो टाइम का तो हमसे रेंट एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इन फर्स्ट लेक्चर अपन ने डिस्कस किया था ब्रोकन प्रीवियस ईयर। Can I say this is your broken previous year? Your property is into existence only for 9 months. Can I say all the provisions you will apply only for 9 months? तो इसको भी तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा into 9/12। तो गवर्नमेंट आपको क्या बोल रहा है कि हम तुमसे 4.5 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी से भाड़ा मिलना चाहिए। एंड स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट इज हाउ मच? 3.3 lakhs because property is let out for 3 months. But now there is vacancy, so in step 2 you add vacancy rent, so it will come to 6.6 lakh, and now 6.6 lakhs is more than expected rent, so your GAV is how much? 3.3 lakhs। अरे समझा कि नहीं समझा? पक्का? इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो ये केस में। क्या क्या वापस बोलो एक बार। मतलब कैसे आप अप्लाई करना चाहते हो? पीसीपीआई तो आपका, अगर ये सब में पीसीपीआई आया भी, जो आएगा 1/4/24 से लेकर 31 मार्च 25 की जो इंटरेस्ट होगी वो तो पोस्ट में चली जाएगी, क्योंकि दिस इज द ईयर ऑफ कंप्लीट। हाँ, इसमें अगर तेरा पीसीपीआई आया तो पीसीपीआई तो तेरा एंड हो चुका होगा ऑन 31 मार्च 24। तो इस साल में थोड़ी पीसीपीआई आएगा ही। पीसीपीआई आएगा ही नहीं ना। तेरा पीसीपीआई कब एंड हो चुका होगा? अच्छा, कंप्लीट कब हुआ कंस्ट्रक्शन? जून एंड में। तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड
कब एंड हुआ रहेगा, 31 मार्च 24, तो आपका पीसीपीआई तो तब तक आ गया, तो ये साल का तो पूरी इंटरेस्ट पोस्ट में ही जाने वाली है। बराबर, हाँ, वो दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसीपीआई। बाकी और एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 30th जून ओनली। सिर्फ पीसीपीआई के वक्त इट इज 31st मार्च, बाकी जहां पे भी कंप्लीशन की बात आ रही है तो इट इज 30th जून। और कुछ? ये 6 केस तुम्हें पक्का समझ में आए हैं? सो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एलओपी कब एंड एसओपी कब। सो अभी आप ये 6 केस लिखो, फिर अपन सम स्टार्ट करते हैं। हो गया इतना? एग्जाम्पल 1 हो गया लिख के? सर एग्जाम्पल 1 बाकी।
गया ये। डन। डन।
बोलो। कन्वर्ट नहीं कर सकते जब एसओपी के प्रोविजंस अप्लाई ना हो रहे हो तब। इधर 50% पे एसओपी लगाना है, 50% पे एलओपी लगाना है, तो 50% के लिए तो थोड़ी हम एक्सपेक्टेड रेंट देखेंगे भी। डन। अब सम्स पे आते हैं। चलो पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा देखो, यहाँ पे ही ध्यान दो ना, क्वेश्चन यहाँ पे ही है। अब ये केस में ना मेरे लिए इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर सॉल्व आप लोग ही करो। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ 50,000 per month up to December. Thereafter, tenant vacated the property and assessee used the property for self occupation. इसका मतलब क्या हुआ है? There is one property, 9 months ये प्रॉपर्टी क्या था? 9 months लेट आउट, और 3 months क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड। कौन से प्रोविजंस लगेंगे? एलओपी। करो सॉल्व। फॉर्मेट तो आपको पता ही है। 1 मिनट, पहले नाम लिखोगे असेसी का, फिर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स 1 कॉलम, स्टेप 1 स्टेप 2 जो भी है, स्टेप 3 तो आएगा नहीं, देयर इज़ नो वैकेंसी। स्टेप 3 डायरेक्टली जीएवी आ जाएगा, फिर म्यूनसिपल टैक्स माइनस करो, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। 1 मिनट, कोई भी चीज़ शॉर्ट फॉर्म नहीं है, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, पूरा फुल फॉर्म लिखना है। चलो स्टार्ट। आ गया आंसर? एक्सपेक्टेड रेंट 480 आया पहले तो, एक्चुअल रेंट 4,50,000। सो आप लोगों का जीएवी, सॉरी, माइनस 1,00,000 रुपीज़ आ जाएगा। सो 3,50,000 आ जाएगा एक्चुअल रेंट। एंड स्टेप नंबर 3 जीएवी वो हो जाएगा आपका 4,80,000। माइनस करोगे म्यूनसिपल टैक्स, कितना आ रहा है? 60,000 म्यूनसिपल टैक्स। एनएवी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनल आंसर देखो 2,69,000। अरे मैडम लेट आउट है वो, कंडीशन एसओपी के लिए है। लास्ट लेक्चर में भी सेम पॉइंट किया था अपन ने, पूरा ही माइनस करते इधर, अगर 35 ही होता तो भी। समझा? चलो अब तुम लोग, और एक सम देता हूँ मैं तुम्हें।
ये होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 मिनट पहले इधर ध्यान दे दो ना, इधर देखो सब लोग। असेसी ओन्स अ हाउस इन मद्रास, ये लाइन पढ़ो अभी। 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वॉज लेट आउट। सो ये ऐसा हो चुका है कि एक घर है जिसका 2/3 एरिया is self occupied and 1/3 area is let out। बोलो कौन से प्रोविजंस लगेंगे इस पे? 2/3 पे एसओपी एंड 1/3 पे सब लोग अग्री कर रहे हो? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अपने को ये सब में पर्टिकुलर्स कॉलम बनाना पड़ेगा और सामने है ना 2 कॉलम बनेगी, एक एलओपी के लिए और एक एसओपी के लिए। फॉर्मेट आपका पूरा सेम रहेगा। एसओपी में ना, एसओपी में स्टार्ट एनएवी से करना, बस ऊपर कुछ मत लिखना, ऊपर सब जगह डैश कुछ भी मत लिखो, डायरेक्ट एनएवी से स्टार्ट करो और एलओपी में अपना पूरा फॉर्मेट आएगा। बराबर? सारे अमाउंट्स 1/3 2/3 1/3 2/3 देखने पड़ेंगे आपको। तो वो अभी आप सोचो, ये सम करो, फिर नेक्स्ट सम पे जाते हैं। स्टार्ट। नाम लिखना ऊपर असेसी का मिस्टर प्रेम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, पर्टिकुलर्स एलओपी एंड एसओपी। चलो आगे आंसर, फाइनल आंसर देखते हैं। 23,000 एंड 80,000, 57,000 नेगेटिव आया। ये आपका एसओपी में तो 1,20,000 इंटरेस्ट है, तो इसका 2/3 करेंगे तो एसओपी का आंसर तो आ गया। एसओपी में -80 और आपका एक्सपेक्टेड रेंट देखो 1 लाख आना चाहिए, क्योंकि सब 1/3 1/3 1/3 करना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट 96,000, जीएवी आपका हो जाएगा 1 लाख, म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ 10,000 माइनस होगा 1/3, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 40,000 होगा। तो आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव 23,000 एलओपी में, -80,000 एसओपी में, फाइनल आंसर -57,000। और अगर हम डिफ़ॉल्ट स्कीम की बात करेंगे तो डिफ़ॉल्ट स्कीम में तो एलओपी का ही आंसर आएगा 23,000। खत्म। समझा? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। जूम पे आया आंसर? ओके। सर इसमें ऑप्ट आउट ऑफ 115 बीएससी था या फॉर?
आपको क्या पूछा है? शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब ऑप्शनल, और फिर नीचे पूछा है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या होगा आंसर। दोनों पूछा है आपसे, बराबर। चलो और एक सम सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5। ये सम में पीसीपीआई भी आएगा। तो पहले आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ पीसीपीआई टोटल आएगा, फिर उसका जाके 2/3 एंड 1/3 होगा, क्योंकि 2/3 ये है ना एसओपी है ना सम में, एंड 1/3 एलओपी है वापस से।
वर्किंग नोट बना दो आप। अवॉइड करना नेक्स्ट टाइम से, वर्किंग नोट रहेगा तो बेटर रहेगा। आ गया आंसर? चलो फाइनल आंसर देखते हैं। 20,936। क्यों किया? क्यों किया आपने राउंडिंग ऑफ? कौन सी इनकम को राउंडिंग ऑफ करते हैं मैडम? नेट टोटल इनकम को। ये नेट टोटल इनकम है क्या हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? तो फिर एसओपी में आपका आंसर -12,400 एंड एलओपी में आपका आंसर +33,336। आपका जो ये आएगा पीसीपी वो कुछ 33 मंथ्स आ रहा है एंड पीसीपीआई जो है वो 33,000 आएगा। आपकी करंट ईयर की इंटरेस्ट 12,000 है, प्लस 1/5 ऑफ पीसीपीआई करेंगे तो 18,600। दैट इज़ योर टोटल इंटरेस्ट, जिसका 2/3 एंड 1/3 हो जाएगा। आपको इधर सारे अमाउंट्स वापस से एक्सपेक्टेड रेंट में 1/3 1/3 1/3 करने पड़ेंगे और आपकी जो एक्चुअल रेंट होगी वो हो जाएगी 60,000। जीएवी हो जाएगा 60। म्युनिसिपल टैक्स भूलना नहीं, 1/3 ही माइनस होगा वापस से। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनल आंसर ये मिल गया। कुछ भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो। डाउट? नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये टोटल हुआ, सब मिला के हुआ। बनाना पड़ेगा।
वर्किंग नोट में दिखाओगे तो वो अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन, क्या? सर वो प्रेजेंटेशन एसओपी और एलओपी ऐसा सामने सामने करने का कि एसओपी का अलग से कैलकुलेशन करने नहीं का नहीं, वो LOP? आप दो कॉलम बना दोगे ना, एक एलओपी के लिए और एक एसओपी के लिए, तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। पर याद रखना एसओपी में जब आप अपना फॉर्मेट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आएगा, एनएवी से ही स्टार्ट होगा, एनएवी नील, और इधर आपने एलओपी में सारे फिगर्स लिखे होंगे। बराबर? कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। पक्का समझा? चलो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप सम सॉल्व करोगे वापस। अब एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 26 करके। बोलो क्या है सेक्शन नंबर? इसमें आपको क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है को ओनर्स। बोलो क्या दिया है? को ओनर्स। को ओनर्स का मतलब है कि इफ प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर एक ही प्रॉपर्टी के ओनर हैं, उसको हम बोलेंगे को ओनर्स या जॉइंट ओनर्स। अब समझो कि मैंने और आपने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो वी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड नाउ इफ सपोज दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, तो हमें क्या करना है? एंड इफ सच प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हमें क्या करना है? अब ध्यान से सुनो, अगर हम लोग ने जॉइंटली एक प्रॉपर्टी खरीदी एंड इफ सपोज सच प्रॉपर्टी इज लेट आउट, अपन ने भाड़े पे दे दी, बहुत सिंपल है, आप ऐसा सोचो ही मत कि देर आर मल्टीपल ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। यू कंसिडर कि देर इज ओनली वन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। You calculate final answer, that is income from let out property, and final answer you divide in the ratio of co-ownership. So if suppose 5 owners are there and suppose co-ownership ratio is same, so you divide final answer into 1/5, that is 20%, 20%, 20% and 20%. So आपको ऐसा ही समझना है कि there is only one owner of the property, final answer निकालो और उसको आप डिवाइड कर दो इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप। इफ सपोज प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पे थोड़ा सा फायदा है। एसओपी में आर कंप्यूटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एनएवी, एनएवी इज नल। नाउ इन केस ऑफ एसओपी you do separate calculation for each owner. So if suppose there are 5 owners, you do separate calculation for each owner. In case of SOP, can I say there is only one thing and that is interest on loan. So your final answer is either nil or final answer is negative. So you do calculation for each owner separately. In case of SOP, why? Reason. In case of SOP, there is a limit on amount of interest which you will get as a deduction under 24B, either 30,000 or वो जो लिमिट है ना, लिमिट, दैट लिमिट अप्लाइज टू ईच ओनर। मतलब इफ सपोज देर इज वन और देर आर 5 ओनर्स ऑफ वन प्रॉपर्टी, हर एक ओनर को 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है, या हर एक ओनर को 30 30 30 30 मिल सकता है। सो क्या होता है ना, जब आप फ्यूचर में जैसे आप सीए बन जाओगे, फिर आप सोचोगे प्रॉपर्टी लेने का, it is always advisable to buy property on, you can say, as co-owner. आप समझो आप अर्निंग मेंबर हो घर के, आपके स्पाउस भी अर्निंग मेंबर है, एग्जाम्पल, तो आप अकेले के नाम पे लोन लोगे और इंटरेस्ट भरोगे, समझो साल का इंटरेस्ट 5 लाख आ रहा है, तो आपको तो 2 लाख ही मिलेगा एसओपी में। इससे अच्छा 2.5 लाख उसको बोलो भरने, 2.5 लाख आपको बोलो भरने, उसको 2 लाख मिलेगा और आपको भी 2 लाख मिलेगा, एंड जॉइंट ओनर बन जाओ। सो सिंपल है बहुत। अगर आप लेट आउट कर रहे हो को ओनरशिप में, तो ऐसा ही समझो देर इज वन ओनर, कैलकुलेट फाइनल आंसर, डिवाइड। एंड अगर आप एसओपी रख रहे हो तो सबका कैलकुलेशन अलग अलग करो, क्योंकि हर एक ओनर के लिए ये लिमिट अप्लाई होती है।
यह है सेक्शन नंबर 26, को ओन्ड प्रॉपर्टी, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये लिख लेंगे आप लोग सेक्शन 26। डिपेंड्स हो सकता है, पॉसिबल, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। आया आंसर?
देखो, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज, तो कितना आ जाएगा 160 बराबर। फिर उसके बाद 180 आ जाएगा एक्चुअल रेंट, फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा, टेनेंट ने पे किया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 प्लस 5,000 30,000, फाइनल आंसर 96 आएगा और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 48,000 आंसर आएगा। समझा? ये तो मिलेगा नहीं ना, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिखा दो ना डायरेक्टली, बस हो गया। समझा? अब जो सम मैं आपको करवाने जा रहा हूँ नेक्स्ट सम, ये एग्जाम में आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। बस पहले अपन इतनी लाइन पढ़ते हैं। गणेश हैज़ 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। खत्म। क्या समझ में आता है इससे? एक डीएलओपी होगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन सा डीएलओपी, कौन सा डीएलओपी लेना है। 3 घर है, ऐसे तो तीनों एसओपी है। अब सबका ध्यान इधर देखो, कितने घर है आपके पास? 3 घर है, 3। अब आप तो यही चाहोगे कि जितना हो सके अपने को टैक्स कम भरने को आए। तो आपके पास है ना, जब 3 घर है और तीनों के तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो अब आपके पास 3 ऑप्शंस है। पहले वो समझो क्या है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप इसको एसओपी समझो और आंसर निकाल लो कितना आ रहा है। इसमें एक ही चीज आएगी एसओपी में, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी ऑप्शनल में, डिफॉल्ट में तो नहीं आएगा। इसको एसओपी समझो और इसको डीएलओपी समझो और एक आंसर निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो। फिर ऑप्शन नंबर 2, तो तुम ये भी कर सकते हो कि इसको एसओपी लो, इसको एसओपी लो, तो ये अपने आप डीएलओपी हो जाएगा। मतलब फर्स्ट का आंसर निकालो कंसिडरिंग एसओपी, सेकंड का आंसर निकालो कंसिडरिंग एसओपी, सॉरी डीएलओपी, एंड थर्ड का एसओपी, तीनों को ऐड कर दो। और थर्ड ऑप्शन क्या कर सकते हो, इसको डीएलओपी ले सकते हो, इसको एसओपी एंड इसको एसओपी, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो तुम्हें ये सम 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा और 3 बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए। समझो ये तुमने किया फर्स्ट ऑप्शन और तुम्हारा आंसर आया 5 लाख, ये किया 6 लाख और ये किया 7 लाख। कौन सा ऑप्शन चूज करो? फर्स्ट। अगर समझो ये -5, -6 और -7 आया, थर्ड चूज करोगे। समझा? अब मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देता हूं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, तुम्हें समझ में आता है, तीनों ऑप्शन में एक एक बार सबको डीएलओपी तो लेना ही है आपको। तो आप पहले है ना ऐसा सॉल्व कर लो कि अज्यूमिंग ऑल दी प्रॉपर्टीज आर लेट आउट, 3 आंसर तो निकाल लो और फिर आप ऐसा दिखाओ, ऑप्शन 1 हाउस प्रॉपर्टी 1 एसओपी, उसका आंसर नेगेटिव। हाउस प्रॉपर्टी 2 एसओपी, उसका आंसर नेगेटिव। एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 डीएलओपी, जो तुमने पहले सॉल्व किया होगा उधर से आंसर लेके इधर पेस्ट कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा 3 बार वो सब लिखना बच जाएगा और कुछ नहीं। समझा कि नहीं समझा? अब ये जो सम है, ये सम में आपको लास्ट लाइन में देखो वापस से बोला क्या है, कंप्यूट इनकम ऑफ गणेश
and suggest which houses should be opted by Ganesh to be assessed as SOP so that his tax liability is minimum. अब कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि यू शुड ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC, बोला है टैक्स लायबिलिटी मिनिमम। इसका मतलब तुम्हें ये सम ऑप्शनल में भी सॉल्व करना है और डिफॉल्ट में भी करना है, बट डिफॉल्ट का आंसर बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट में जिधर जिधर एसओपी है उधर तो नीली आने वाला है, तो तुम पहले फोकस सिर्फ ऑप्शनल पे ही करो ना। ऑप्शनल आ गया तो डिफॉल्ट तो एक ही मिनट का काम है। फिर तुम्हें समझा कि नहीं समझा? सो अगर तुम्हारे पास ऐसा 3 घर है और तीनों एसओपी है, तो फिर आप लोगों को कोई भी 2 घर को ही एसओपी लेना है। कौन से 2 घर, तो उसके लिए ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, मुझे चाहिए सॉल्व आप लोग करो। ये देखो, पहले इंस्टीट्यूट ने पहले सबको क्या ले लिया, डीएलओपी लेके सॉल्व किया है, एक एक आंसर निकाल लिया। और अब देखो ये ऑप्शन नंबर 1, पहला घर एसओपी, दूसरा घर एसओपी, तीसरा डीएलओपी। ये डीएलओपी का जो आंसर दिख रहा है ना 73,640, ये ऊपर से ले लिया है उन्होंने। आ रहा है समझ में? अच्छा, तो ये सम अभी आप लोगों को सॉल्व करना है, बराबर। स्टार्ट करो ये सम। एसओपी को डायरेक्ट इंटरेस्ट ही आएगी ना, एक ही चीज आएगी, तो वो इंटरेस्ट ही ले लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सम में तो चलो तीनों दिया है। अगर कभी कभी ये म्युनिसिपल वैल्यू ना दी हो क्वेश्चन में, या फेयर रेंट ना दिया हो, तो डोंट राइट निल, हाँ, राइट नॉट एप्लीकेबल। नहीं दिया है तो नॉट एप्लीकेबल। नहीं तो क्या होगा, सोचो कभी कभी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया और आपने निल लिख लिया, और फिर लोअर सिलेक्ट करते वक्त एक्सपेक्टेड रेंट निल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सो नॉट एप्लीकेबल लिखने का। कभी कभी आपको सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू ही दिया होगा, फेयर रेंट भी नहीं, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं, तो म्युनिसिपल वैल्यू इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। ये सब में तो तीनों दिया है, ठीक है। तुम्हें समझा? पहले करो ये सॉल्व। तुम्हें यह समझा ये सब में एक्चुअल रेंट क्यों नहीं दिए? अपने को स्टेप 2 स्टेप 3 की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट इज योर जीएवी। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है।
चलो करते हैं डिस्कस। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो, पहले तो अगर आप पहले घर को DLOP लोगे तो 2,19,800 आंसर आएगा। दूसरे घर को DLOP लोगे तो 176,840 एंड तीसरे घर को DLOP लोगे तो 73,640। पहले तुम्हें ये तीनों आंसर में कुछ भी डाउट हो तो पूछो मुझे। नहीं है पक्का? अब सुनो, अब तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन था। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, पहले घर को अगर तुम SOP लोगे तो पहले घर में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उसका आंसर नील। सेकेंड घर की इंटरेस्ट आपको 30,000 मिलेगी, क्यों? क्योंकि सेकेंड घर के लिए आपने जो लोन लिए वो रिपेयर्स के लिए लिए और SOP हो गई तो वो 30 मिलेगी। एंड DLOP का आंसर 73,640 आएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 43,640। ये समझा? सेकेंड ऑप्शन में पहला घर SOP लिया तो उसका नील, सेकेंड घर आपने DLOP लिया तो उसका आंसर तो आपने जो ऊपर नोट बनाया उधर से, एंड थर्ड SOP लिया तो उसका 175 पूरा। आ रहा है समझ में? तो 1840 सेकेंड ऑप्शन में आएगा। एंड थर्ड ऑप्शन जरा बराबर से देखना, पहला घर DLOP तो 2,19,800, दूसरा घर SOP तो उसका 30,000 क्योंकि रिपेयर्स के लिए लोन है, और तीसरे घर का 175, दोनों मिला के 2,05,000 हो रहा है, बट कहने से मिलेगा 2 लाख ही। आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बोला था, दोनों घर का मिला के 2 लाख मिलता है या 30,000 मिलता है। तो ये आपका फाइनल आंसर 14,800 नहीं आएगा, 19,800 आएगा। 5,000 की गलती आप इधर कर सकते हो शायद। तो अब ये तीनों ऑप्शन में विच वन इज बेटर ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन इज बेटर ऑप्शन। अरे समझा? उसके बाद अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर डिफॉल्ट स्कीम में आपको आंसर निकालने हो डिफॉल्ट, तो तुम्हारे 3 आंसर डायरेक्टली आ गए। क्या? 73,640, 176 और 21 और उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना हो तो थर्ड ऑप्शन विल बी बेटर। इसको DLOP कंसिडर करके, क्योंकि SOP के तो सारे आंसर तुम्हारे 0 0 0 0 0 0 ही आने वाले। आया समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कुछ डाउट हो तो पूछो। क्लियर हो रही है चीज़ें? चलो अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से सम करो या घर से करो एक ही चीज़ है। अभी आज के दिन समझी है, तो अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। कल संडे, कल कर लेना, तो परसों अपन डिस्कस कर लेंगे। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 5.6, ये लास्ट में करना क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट, पर लास्ट में करना। कहीं पे अटकोगे तो अपन करेंगे डिस्कस, सो डोंट वरी। उसके बाद क्लास टेस्ट जो है ना, क्लास टेस्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 करना है क्लास टेस्ट का, एंड क्वेश्चन नंबर 7 करना है। सो देखो, क्लास टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्लास वर्क का वो कौन सा क्वेश्चन था? 7। पहले ये दोनों करना, फिर ये, क्योंकि मुझे अभी इधर टाइम नहीं निकालना है। अभी तुमने आज प्रैक्टिस काफ़ी कर लिया है, कल के दिन करना ये तीनों सम, परसों अपन डिस्कस कर लेंगे। परसों अपना लेक्चर होगा, हाउस प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा, तो अपन उसके बाद सैलरी स्टार्ट। ठीक है, चलो बाय बाय।